दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि उससे जुड़ी जितनी भी वीडियो है वो आप देख सकें। धन्यवाद आपका। सभी मित्रों को नमस्कार। आज के इस ऋतुचर्या सेशन भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। किस तरह से जो ऋतुएं हैं वह हमारे शरीर को हानि पहुंचाती है, किस तरह से हम उससे बचा जा सकता है। तो दोस्तों आज हम उस पर बातचीत करेंगे। कौन कौन सी ऋतुएं हैं जिनके द्वारा हमें शारीरिक रूप से हानि उठानी पड़ती है। किस तरह से, जैसे कि सर्दी के तुरंत बाद हमें गर्मी का एहसास होता है, लेकिन उस दौरान हम लोग उसके अनुसार वस्त्र पहनते हैं। सबसे बड़ी गलती वही करते हैं, क्योंकि उसके अंदर सर्दी का अभाव होता है और हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। इसी वजह से हम बीमार होते हैं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे वह कौन कौन सी ऋतुएं हैं जिनके द्वारा व्यक्ति पर पड़ने वाले कौन कौन से प्रभाव हैं। दोस्तों हमने जाना था कि सूर्य भगवान के 2 भाग हैं, यानी कि जो सूर्य काल है उसको 2 भागों में बांटा गया था। उसको हम समझने के लिए ये समझ सकते हैं कि एक को तो कहा गया था आदान काल, दूसरे को कहा गया था विसर्ग काल। आदान जो काल था उसके अंदर जो ऋतुएं गर्मी की हैं, ठीक है, वह ऋतु जिसके अंदर दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं। और विसर्ग काल के अंदर इसके अपोजिट होता है, दिन छोटे होते हैं और रात है वो बड़ी होती है। तो आज हम जानेंगे कि भी इसके अंदर कौन कौन सी ऋतुएं हैं जो कि हमारे शरीर को इफ़ेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं जो विसर्ग काल की जो अंतिम ऋतु है, हेमंत ऋतु, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इस ऋतु के अंदर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है इस ऋतु का। दोस्तों हेमंत और जो शिष्य ऋतु है, इसके मध्य में जो माह आते हैं, यानी कि सर्दी के जाने के बाद और गर्मी के आने से पहले जो बीच का समय होता है वह समय इस ऋतु का होता है। इस ऋतु के अंदर बहुत सारे हम भूल करते हैं। वह कौन कौन सी भूलें? सबसे पहले हम वातावरण देख लेते हैं भी इस ऋतु में वातावरण किस तरह का होता है। तो दोस्तों इस ऋतु में वातावरण धूल भी होती है, बर्फ़ भी होती है और कोहरा भी होता है। एक दोस्तों शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसमें, इस ऋतु में शरीर पर यह इफेक्ट पड़ता है कि शरीर के अंदर जो जठराग्नि है वो काफ़ी प्रदीप्त रहती है। इसी वजह से व्यक्ति को भूख अधिक लगती है और भोजन पचाने को जो जठराग्नि है वो तत्पर रहती है। इतनी प्रज्वल जठराग्नि इस ऋतु के अंदर प्रदीप्त होती है प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के अंदर। लेकिन इसमें एक सावधानी है जो कि आपको बरतनी पड़ती है, वो यह है कि अगर आप भूखे हैं तो आपको इस ऋतु के अंदर भूखे नहीं रहना, क्योंकि अगर आप इस ऋतु के अंदर भूखे रहेंगे तो वह जो जठराग्नि है वो आपकी धातुओं को नाश करना शुरू कर देगी। जो अपनी धातुएं हैं वो है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा। ये जो अपनी धातुएं हैं इनका वो अपनी आहार के रूप में उन धातुओं का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। और इसी वजह से जो वात रोग होता है वह आपके शरीर के अंदर पनपता है। ध्यान रखना, यह जो सिस्टम होता है वो आपके हेमंत ऋतु के मध्य में आपके ये देखने को मिलता है। और ये तो आपको बता दिया कि इस ऋतु में जो वात रोग होता है वह बढ़ता है। कफ है जो कि संचित होता है, यानी कि बनना शुरू होता है। और जो पित्त है वह इस ऋतु में शांत रहता है, इस ऋतु में वह नहीं बढ़ता। और दोस्तों अगर सही रूप से इसमें आहार का हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा इस ऋतु से बढ़कर कोई और ऋतु नहीं है जिसके अंदर हमारा शरीर है वो बलिष्ठ हो। और सभी ऋतुओं में जो शरीर है वो दुर्बल नज़र आता है, लेकिन इस ऋतु में शरीर बलिष्ठ नज़र आता है, क्योंकि इसमें हम भरपूर मात्रा में भोजन का उपयोग करते हैं। हमारा जो आहार और विहार है वो किस तरह से होना चाहिए, सबसे पहले जानेंगे आहार के बारे में। हमारा आहार किस तरह होना चाहिए। तो दोस्तों सुबह प्रातः जल्दी भोजन करना, यानी कि सूर्य उदय होने से पहले हमें अच्छे से भोजन कर लेना होता है। गन्ने के रस का, दूध से बनी जो वस्तुएं हैं या दूध है या दही है उसका हमें उपयोग करना होता है। गेहूँ, नए चावल, दही, उड़द, इन
जो वस्तुएं हैं ये जो अपनी आहार श्रृंखला के अंदर आती हैं, इनका हमें उपयोग करना इस ऋतु के अंदर होता है। इस ऋतु में हमारा व्यवहार किस तरह होना चाहिए, तो दोस्तों व्यवहार के बारे में हम आपको ये बताएंगे भी हमारे शरीर को किस तरह से इस ऋतु से बचा सकते हैं। तो इसके लिए आपके जो शरीर है उसके अंदर तेलाभ्यांग होना चाहिए, यानी कि तेल से मालिश इस ऋतु के अंदर उत्तम मानी जाती है। इस ऋतु में धूप से सेवन, गर्म जल से ही स्नान करना चाहिए। ध्यान रखना, गर्म जल से ही स्नान करना चाहिए इस ऋतु के अंदर। दोस्तों इस ऋतु में आपको कठोर परिश्रम करना होता है, तभी आपकी जो जठ शक्ति है प्रज्वलित होगी, जब आप कठोर परिश्रम करेंगे तब। और केसर तथा कस्तूरी से संबंधित जो भी लेप का हम उपयोग कर सकते हैं। और जो उष्ण वातावरण है उसमें हमें निवास करना चाहिए, उसके अलावा नहीं, कहीं नहीं। धूप का सेवन सबसे महत्वपूर्ण है। गर्म जल से स्नान सबसे कारगर माना गया है इस ऋतु के मध्य में। अब क्या होता है कि हमें जो नहीं करना है, क्या नहीं करना है, यह ऋतु वात वर्धक होती है। तो वात से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनका हमें उपयोग नहीं करना है, क्योंकि इस ऋतु के अंदर वात आपका बढ़ता है, कफ आपका संचित होता है और पित्त है वो शांत रहता है। तो वात से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनका हमें इस्तेमाल नहीं करना है। ज़्यादा समय तक हमें भूखा नहीं रहना या अलग भोजन नहीं करना, कुछ यानी कि थोड़ा भोजन नहीं करना। भरपूर मात्रा में हमें शरीर के लिए, पोषक तत्वों के लिए हमें भरपूर मात्रा में भोजन करना सबसे ज़रूरी होता है। हमें ठंडे पानी से नहीं नहाना इस ऋतु के अंदर। अगर ठंडे पानी से नहाएंगे तो आपकी जो शरीर की दिनचर्या है, शरीर की जो आहारचर्या है वह चेंज हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आपके शरीर के ऊपर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगला भी, आपको दिन के अंदर नींद नहीं लेनी। अगर आप दिन में नींद लेते हैं तो आपका शरीर हष्ट पुष्ट नहीं रहेगा। एक बेचैनी सी शरीर के मध्य में आपको महसूस करनी पड़ेगी, जिससे कि आपका जो मन है वो सुस्त दिखाई देगा। तो आपको दिन के अंदर नींद नहीं लेनी। उर्ले स्थान पर आपको विचरण करने से आपको रुकना होगा इस ऋतु के अंदर। तो ये थी हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु जो सर्दी की अंतिम ऋतु है वह ऋतु थी हेमंत। इसके पश्चात जो ऋतु आ गई उसमें हमें काफ़ी सावधानी से रहना होता है। हम बहुत सारी इस तरह की कुछ नादानियाँ करते हैं जो जिसका हमें प्रभाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये कहता हूँ कि यह ऋतु बच्चों के लिए काफ़ी ही असहनीय होती है। इस बात पे ध्यान नहीं देते भी। छोटे बच्चे हैं, क्या होता है कि सुबह तो ठंड होती है, दोपहर में गर्मी होती है, वापस शाम को ठंड होती है और सुबह वापस गर्मी होती है। तो आप क्या करते हैं, बच्चों को गर्मी के अनुसार कपड़े पहनाते हैं, जिसकी वजह से खांसी है, जुकाम है या प्रत्येक प्रकार की जितनी सर्दी से संबंधित जो भी बीमारी है वो देखने को मिलती है। तो दोस्तों हमें इस ऋतु में थोड़ा सा ध्यान पूर्वक रहना होगा। अब इस ऋतु के जो वातावरण है उस पर हम डिस्कस करते हैं भी शिशिर ऋतु में वातावरण किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों इस ऋतु के अंदर वातावरण है वह शीत वातावरण रहता है, यानी कि ठंडा वातावरण रहता है, शीत हवाएं चलती है। और दोस्तों जितने भी दिशाएं हैं, चार अपने जो दिशाएं हैं वह व्याकुल हो जाती है वर्षा और शीत ऋतु के वजह से, क्योंकि बहुत सारी ऋतु हैं, इसमें बरसात भी होती है, ठंडी हवाएं भी चलती है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी सबको भोगनी पड़ती है। किंतु फिर भी जो आदान काल है, यानी कि सूर्य का जो पहला भाग है आदान काल, दूसरा काल है विसर्ग काल, क्योंकि ये आदान काल की पहली ऋतु है। इसके अंदर भले ही यह एक ठंडी ऋतु हो किंतु इसके अंदर रूखापन जरूर रहता है। त्वचा आपकी रूखी रूखी रहेगी, मिजाज आपका रूखा रूखा रहेगा इस ऋतु के अंदर। हमारा आहार और व्यवहार किस तरह होना चाहिए इस ऋतु के अंदर। दोस्तों जो हमने जाना था हेमंत ऋतु के अंदर, वही आहार और व्यवहार हमारा इस ऋतु के अंदर होना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखना, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि हमें गर्म पानी से ही नहाना है, ठंडे पानी का उपयोग नहीं करना इस ऋतु के अंदर। और जो अपना व्यवहार है वो सेम हेमंत ऋतु की तरह होना चाहिए। तेलाभ्यांग करना या धूप का सेवन करना, गर्म जल से स्नान करना, इसी तरह जैसा कि हमने उस के अंदर बताया था सेम वही
प्रकरण हमारा इस ऋतु के अंदर हमारा होना चाहिए। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इस ऋतु के अंदर हमें क्या नहीं करना। इस ऋतु के अंदर हमें लघु पदार्थ होते हैं उनका उपयोग नहीं करना। नंबर 2, इस ऋतु के अंदर हमें तेल से बनी जो चीज़ें हैं, जो जिसके अंदर मिर्च मसाले जो तिक्त के श्रेणी के अंदर आती है, तथा जो कसायुक्त तो जो रस होता है उसका उपयोग हमें इस ऋतु के अंदर बिल्कुल भी नहीं करना। मैं आपको फिर से कह दूं, इस ऋतु के अंदर शीतल जल से स्नान करना वर्जित माना गया है, क्योंकि यह ऋतु एक ठंडी ऋतु है, जिसकी वजह से हमें अगर हम ठंडे जल से स्नान करेंगे तो बहुत सारी हमें हानियों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर व कमेंट करना ना भूलें। अगर आप नए इस चैनल पे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो में हम जो बच गई जो ऋतु हैं उनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, हमारी जो शेष ऋतु बची है वो है 4, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में के अंदर जानेंगे। तो तब तक के लिए अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले।